नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, उत्तराखंड रिवीजन क्लास पार्ट 4 है आज। उत्तराखंड इतिहास से हमने शुरुआत की थी। लास्ट टॉपिक में हमने देखा था उत्तराखंड में प्रथम जो राजनीतिक शक्ति थी, यानी कि कुमिंद राजवंश हमने देखा। कुमिंद राजवंश के बाद हमने कुमिंदों की मुद्राएं देखी और उसके बाद हमारा कुछ और राजवंश उत्तराखंड की धरती में राज किए, जिनमें हमारा शक राजवंश था और कुषाण राजवंश था, यौधेय वंश था, ठीक है, गोविशाण का मित्र वंश था, छांगलेस की प्रशस्ति जहां से मिलती, तो छांगलेस वंश भी रहा होगा। सिंहपुर या यदुवंश मिला, जहां से राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख मिलता है। कर्तृपुर राज्य भी था, उसमें नागवंश भी था और 5 नाग राजाओं का उल्लेख भी हमको मिलता है। और गोपेश्वर का जो त्रिशूल लेगा, वहां पे 4 नाग राजाओं की जानकारी भी मिलती है, जिसमें गुहनाग का आपका एग्जाम में क्वेश्चन बना था अभी। गुप्त काल, फिर उसके बाद गुप्त काल का यहाँ पे आधिपत्य होता है उत्तराखंड की धरती में। मौखरी वंश फिर आता है, फिर उत्तर गुप्त काल आता है हर्षवर्धन का। फिर हर्ष की जैसे ही मृत्यु होती है दोस्तों, हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात मध्य हिमालय में, यानी कि 648 से लेकर 750 ईस्वी के बीच शत्रुघ्न, ब्रह्मपुर, गोविशाण, ये तीनों जो हमारे अलग अलग यहाँ पे जनपद थे वो स्वतंत्र हो जाते हैं। शत्रुघ्न राज्य, ब्रह्मपुर राज्य और गोविशाण, ठीक है। और इसी बीच आपका देखिए दोस्तों, हमारा जो पौरव वंश है, जिसको ब्रह्मपुर राज्य भी कहा जाता है, यहाँ पर पौरव वंश जन्म लेता है। और पौरव वंश देखिए कुइंदों की ही शाखा थी, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। कुइंदों की ही एक शाखा थी पौरव वंश, ठीक है, ये कोई अलग नहीं थे। हालांकि पौरव वंश के जो शासक थे बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे, ये इंपोर्टेंट पॉइंट है। पौरव वंश के शासक बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे, ठीक है। अल्मोड़ा जनपद में एक प्लेस है तालेश्वर। तो तालेश्वर जो अभिलेख मिलता है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है उत्तराखंड ग्रुप सी और उत्तराखंड पीसीएस प्रारंभिक परीक्षाओं में। तालेश्वर जो हमारा अभिलेख है, ये किस वंश से संबंधित है? तो पौरव वंश से ये संबंधित है, ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। और ये अभिलेख जो है अष्ट धातु का अभिलेख भी प्राप्त हुआ है इसमें, एक अष्ट धातु यानी कि 8 धातुओं से बना हुआ अभिलेख, ठीक है। देखिए, जो हमारे पौरव वंश थे, पौरव वंश में जो हमारे अभिलेख प्राप्त हुए हैं, ये संस्कृत भाषा में है और इनकी लिपि जो है ब्राह्मी लिपि है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि बार बार एग्जाम में आप देख लो उत्तराखंड के पिछले 3-4 साल के पेपर, उसमें हर दूसरे या तीसरे पेपर में तालेश्वर ताम्रपत्र या तालेश्वर जो अभिलेख है वहां से क्वेश्चन बनता है ना। और इसकी भाषा पूछ लेता है कई बार, और लिपि आपकी ब्राह्मी लिपि है, इसका ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारे जो तालेश्वर अभिलेख है, इसके अतिरिक्त कुछ हमको ज्यादा मिलता नहीं है पौरव शासकों के बारे में। और ये भी बोला जाता है कि पौरव शासक जो है हमारे, इसमें इसका जो संस्थापक था वो अग्निवर्मन था। पौरव वंश का संस्थापक कौन था? अग्निवर्मन था। और एक स्वतंत्र शासक इसको बताया गया है। और इसके अलावा भैया इसका एक पुत्र होता है, अग्निवर्मन के बाद इसका पुत्र बनता है धुतिवर्मन, ठीक है, राजा कौन बनता है? धुतिवर्मन। और धुतिवर्मन के बाद एक राजा और आता है जो कि था विष्णुवर्मन। पौरव वंश के ही राजा थे ये, विष्णुवर्मन आता है फिर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और विष्णुवर्मन के बाद भाई हमको कोई सूचना नहीं मिलती इनके शासकों की। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो पौरव वंश था इसको ब्रह्मपुर राज्य या पर्वताकार राज्य भी कहा जाता था, ठीक है। पौरव राज्य को ही आपका ब्रह्मपुर राज्य या पर्वताकार राज्य भी कहा जाता था, क्योंकि इसी टाइम पर एक हमको साक्ष्य मिलता है भाई। किसका साक्ष्य मिलता है? एक चाइनीज आया था, यहाँ पे याद करो, एक चाइनीज आया था जब 634 ईस्वी में आपका। तो उसने बोला भैया कि यहाँ पर एक पर्वताकार ब्रह्मपुर जनपद है जिसका नाम है पोली हिमोपुलो, ठीक है, यहीं पे आपका पौरव राज्य चल रहा है। ये 667 मील से अधिक परिधि में फैला हुआ राज्य था। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि पौरव वंश का जो उद्भव था हर्षवर्धन के पश्चात हुआ होगा, क्योंकि तब तक तो हर्षवर्धन का डोमिनेंस था ना ऊपर से, तो तब तक ये स्वतंत्र नहीं हो पाए होंगे। जैसे ही हर्ष की मृत्यु होती है उसके बाद पौरव वंश हमारा उद्भव हुआ होगा। लेकिन 648 से पहले ही हमारा कौन आ गया था यहाँ पे? वेनसांग आ गया था। तो वेनसांग ने बोला कि ये जनपद था, उसने उसमें इसको जनपद संबोधित किया है, क्योंकि मांडलिक होगा यहाँ का जो शासक था। पर जैसे हर्षवर्धन की मृत्यु हुई उसने खुद को आजाद कर लिया और अग्निवर्मन इसका संस्थापक माना जाता है, ठीक है। अब देखिए, पौरव में जो हमारा शासन व्यवस्था थी इसकी भी कुछ जानकारी मिलती है। यहाँ पर जो राजा का सहायक था उसको अमात्य कहा जाता था, ठीक है। यही आपको टर्म कुछ देखने को मिलेंगे कत्यूरी या कार्तिकेय राजवंश में भी। तो राजा का जो सहायक था उसको अमात्य कहा जाता था। और इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण मैं बोलूँ आपको, तो कोर्ट या सुरक्षा करने वाला जो कोर्ट होता था ना, किला, तो कोर्ट या किले की सुरक्षा करने वाला जो था, उसमें जो पद था उसको कोटाधिकरण कहा जाता था पौरव वंश में, कोटाधिकरण, ठीक है।
और इसमें पैदल सेना का भी एक मुखिया होता था, पैदल सेना को लीड करता था, जैसे आज आर्मी में सबसे बड़ा जनरल होता है, उसमें इन्फेंट्री का जो सबसे बड़ा था वो था आपका जमनपति। ठीक है, जमीनपति या जमनपति इसको कहा जाता था उसमें। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ऐसे ही भैया जो पौरव काल में दो प्रकार की भूमि थी, केदार भूमि जो कि सिंचित भूमि थी, सारी भूमि जो थी वो आपकी सारी मतलब हार्ड यानी कि असिंचित भूमि होती थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और पौरव काल में भूमि कर वसूलने वाले को भी एक नाम दिया गया था, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको भी नोट करेंगे। पौरव काल में जो भूमि का टैक्स वसूल करता था इसको कहा जाता था आपका भागिक। ठीक है, भूमि का टैक्स वसूल करने वाला पौरव काल में कहलाता था भागिक। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये भाई पौरव शासन से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है या बन सकता है। बाकी इसमें ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, बाकी एक चीज देख लो इसमें, राजा के भोजनालय की व्यवस्था देखने वाला भी एक इसमें पद था। तो राजा का जो भोजनालय होगा उसमें यानी कि राजा का जो किचन था, किचन की पूरी व्यवस्था जो देखता था, इसका नाम था सुपकारपति। सुपकारपति। अब देखिए जो ज्यादा नाम आपको मिलेंगे ना गुप्त शासन व्यवस्था में भी ऐसे नाम आपको देखने को मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं इन्होंने भी लिए होंगे, वहीं से अडॉप्ट किए होंगे। तो सुपकारपति जो था राजा के भोजन की व्यवस्था देखने वाला प्रमुख था, सैन्य प्रमुख बलाध्यक्ष था और पैदल सेना का मुखिया था जमनपति, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों जो मैं आपको बता रहा हूँ हर्षवर्धन की मृत्यु होती है तो पौरव राज्य के साथ साथ दो और राज्य उदय होते हैं, जिसमें आपका गोविशांग राज्य था जो कि वर्तमान काशीपुर के आसपास था। काशीपुर रामपुर पीलीभीत में ही फैला हुआ था वर्तमान समय के हिसाब से। ब्रह्मपुर राज्य इसके उत्तर में स्थित था। ठीक है, और इस राज्य की राजधानी गोविशांग की पहचान भाई कनिंगम ने भी की है, ये मैं आपको प्रीवियस टॉपिक में भी बता चुका हूँ। इतिहासकार कनिंगम ने भी इसकी पहचान की है काशीपुर के रूप में। ठीक है, यहाँ पे उज्जैन दुर्ग था ना एक, काशीपुर में एक उज्जैन दुर्ग भी है, ये महत्वपूर्ण। उज्जैन का किला उत्तराखंड में कहाँ पर है, तो ये काशीपुर में है भाई, इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऐसे शत्रुघ्न राज्य भी उसमें चल रहा था। तो वेनसांग की जो जानकारी है उसमें ये बोला जाता है, वेनसांग ये बोलता है कि इसके पूर्व में गंगा बहती थी और मध्य में यमुना बहती थी, यानी कि जो शत्रुघ्न राज्य था यहाँ से बह रही है भैया आपका यमुना और यहाँ से बह रही है गंगा। यानी कि आज का जो हमारा जौनसार बावर वाला एरिया है ना, ये मान के चलो आप, ये देहरादून का पूरा एरिया है। तो इस प्रकार का जो एरिया है, इस एरिया में शत्रुघ्न राज्य उसमें फैला होगा। और जस्ट इसके पूर्व में कौन था, ब्रह्मपुर राज्य था। ठीक है, समझ पाए होंगे ना। तो शत्रुघ्न राज्य था, ब्रह्मपुर राज्य था, फिर गोविशांग राज्य इसके आगे था, मतलब पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये राज्य भी रहे अस्तित्व में। और उसके बाद देखिए दोस्तों आपका जो कुलिंदों की एक प्रबल शाखा थी, उन्होंने एक नए वंश को जन्म दिया जिसको हम जानते हैं उत्तराखंड में कार्तिकेयपुर या कत्यूरी वंश के नाम से। देखिए इसमें भी बहुत इतिहासकार में मतभेद है, कुछ बोलते हैं ये अलग अलग वंश थे, कुछ बोलते हैं एक ही थे, लेकिन मोस्टली जगह पे ये मानना है इतिहासकारों का कि ये दोनों ही वंश एक ही थे। जो कुविंद थे, कुविंदों से ये पौरव वगैरह भी निकले, कुविंदों की ही एक शाखा ये कार्तिकेयपुर और कत्यूरी वाली भी थी, कोई ये अलग नहीं थे। ठीक है, तो उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक वंश इसको माना जाता है भैया। उत्तराखंड में मंदिरों और वास्तुकला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है कत्यूरी काल को या कार्तिकेयपुर राजवंश को। बहुत ही महत्वपूर्ण ये वंश है। जैसे हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था, आपका लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था जो कुविंद राजवंश आया, ये उत्तराखंड में शासन करने वाला पहला राजनीतिक वंश था। वंश यानी कि जहां से मतलब राजाओं की एक क्रमबद्ध जानकारी मिलती है, यानी कि डायनेस्टी जिसको हम बोलते हैं। और कत्यूरी जो राजवंश था या कार्तिकेयपुर राजवंश था, ये उत्तराखंड राज्य का हमारा बोल सकते हैं प्रथम ऐतिहासिक वंश था। ऐतिहासिक मतलब जिसका पूरा ऐतिहासिक हमको साक्ष्य प्राप्त होता है, और इसमें बस सिस्टमेटिक तरीके से राज्य था। कतूरी राज्य को भैया आपका धर्म राज्य भी बोला गया, राम राज्य धर्म राज्य बोला है बहुत से इतिहासकारों ने। क्यों? क्योंकि इस टाइम पीरियड के जो राजा थे वो ये सोचते थे कि पब्लिक को किसी भी प्रकार की पीड़ा ना हो। ठीक है, पब्लिक का जो दर्द है वो मेरा भी दर्द है, ऐसा सोचते थे उस समय के राजा, इसलिए इसको भाई धर्म राज्य भी बोला गया। और कतिक जो कत्यूरी या कार्तिकीपुर शब्द है, इसका उल्लेख हमको मिलता है पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अभी हमने तालेश्वर ताम्रपत्र देखा, तो मतलब अभिलेख देखा, तालेश्वर अभिलेख है वो अष्ट धातु का। तो तालेश्वर अभिलेख में पौरव राज्य या ब्रह्मपुर राज्य का वर्णन है। ऐसे ही पांडुकेश्वर ताम्रपत्र पुष्टि करता है आपका कार्तिकीपुर शब्द की या कत्यूरी शासकों की। ठीक है, ध्यान रखिए। लक्ष्मीदत्त जोशी इतिहासकार वो बोलते कि कार्तिकेयपुर के राजा जो थे अयोध्या के निवासी थे, और इस राजवंश के इतिहास के साक्ष्य हमको बागेश्वर से मिलते हैं, पांडुकेश्वर से मिलते हैं, बैजनाथ से मिलते हैं। ठीक है, जो भी ताम्रलेख वगैरह मिलते हैं, तो ये आपको याद रखना है।
और इस राजवंश के लगभग 3 परिवार हमको देखने को मिलते हैं। इसमें 3 परिवारों का वंश हमारा चलता है, जिसमें बसंत देव, निम्बर देव और सलोणादित्य वंश, ये 3 हमारे वंश इसमें चलते हैं। ठीक है, इनके अभिलेख जो थे दोस्तों आपका, इनके अभिलेखों में आपका जो भाषा हमको प्राप्त होती है, ठीक है, इनके जो अभिलेख थे उसमें जो हमको भाषा प्राप्त होती है अभिलेखों में, वो भाषा हमारी है पाली। ठीक है, भाषा पाली भाषा, क्योंकि उसमें पाली जो थी लोक भाषा थी। हालांकि जो शासन की भाषा थी कत्यूरी साम्राज्य में, शासन की भाषा संस्कृत थी। इसमें कंफ्यूज मत होना आप, जो शासकीय राजकाज की भाषा थी जैसे आज हिंदी है, उस समय संस्कृत थी, लेकिन जो लोक भाषा थी पाली थी। और लिपि जो थी वो आपकी देवनागरी लिपि थी, क्योंकि देवनागरी लिपि अस्तित्व में आ गई थी। संस्कृत अगर यहाँ पे आ गई है तो लिपि भी अस्तित्व में आ जाएगी। ठीक है, देवनागरी लिपि तो यहाँ भी पहुंच गई थी देवनागरी लिपि, ध्यान रखिएगा। और 675 के आसपास हम देखते कि ब्रह्मपुर का जो पौरव शासन था उसका पतन हो चुका था, और उसी के बाद कुलिंदों की एक शाखा जो थी मध्य हिमालय में एक शक्ति के रूप में सामने आती है, कार्तिकेयपुर या कत्यूरी वंश के नाम से। ठीक है, और इसका जो पहला राजा था उसी को हम बोलते हैं भैया बसंत देव या वासुदेव। ध्यान रखेंगे, बसंत देव ही कत्यूरी शासन का या कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक माना जाता है। अभिलेखों में बसंत देव नाम है, और जो हमारी जनश्रुतियां हैं, ठीक है, जनश्रुतियां लोगों की जो श्रुतियां हैं उसमें भैया आपका वासुदेव शब्द है। हालांकि दोनों एक ही हैं, वासुदेव या बसंत देव, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो जो बागेश्वर से प्राप्त होता है त्रिभुवन राज का अभिलेख, बहुत महत्वपूर्ण है। बागेश्वर से त्रिभुवन राज का जो अभिलेख प्राप्त होता है उसमें भैया ये स्पष्ट हो जाता है कि प्रथम कत्यूरी नरेश जो था वो आपका बसंत देव था। ठीक है, यही बसंत देव था, ये पुष्टि हो जाती है। अब जो कत्यूरी शासक थे भैया, ये मैं बोला कोइंदो की ही एक शाखा थी, मध्य हिमालय की तरफ गई है, जोशीमठ की तरफ। जोशीमठ जिसका वर्तमान नाम है ज्योतिर्मठ, चमोली में जो है ना ज्योतिर्मठ, तो ये कत्यूरी शासकों की पहली राजधानी रही, कार्तिकेयपुर या जोशीमठ। इसके बाद इन्होंने राजधानी को यहाँ से ट्रांसफर किया और राजधानी चली गई बैजनाथ, जो कि बहुत लंबे समय तक फिर कत्यूरी शासन का गढ़ रहा। इसीलिए बैजनाथ को कत्यूर वैली भी कहा जाता है। कत्यूर वैली उत्तराखंड पूछेगा क्वेश्चन कभी तो आपका बैजनाथ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ऐसा भी बोला जाता है कि जो इनकी शीतकालीन राजधानी थी, क्योंकि देखिए ध्यान से समझिए दोस्तों, जब कार्तिकेयपुर या जोशीमठ में बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है, आज भी आप जोशीमठ में जाएंगे तो आपको पता है बहुत ज्यादा बर्फ गिरती है, तो इसको देखते हुए इन्होंने एक शीतकालीन राजधानी भी बनाई थी। और शीतकालीन जो राजधानी थी इनकी तराई क्षेत्र में थी, यानी कि रामनगर का जो एरिया है, रामनगर में एक एरिया है ढिकुली। ठीक है, ढिकुली नामक एरिया में इनकी शीतकालीन राजधानी थी कत्यूरियों की, ऐसा भी हमको प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, रामनगर में तो इनका भी देखिए सिस्टमेटिक तरीके से शासन व्यवस्था चल रही थी, ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण है। और कार्तिकेयपुर का जो हमको उल्लेख मिलता है पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में मिलता है, जबकि बागेश्वर से प्राप्त त्रिभुवन राज के अभिलेख में पता चलता है कि प्रथम कत्यूरी नरेश बसंत देव था। ठीक है, और जनश्रुति के अनुसार इस वंश का राजा कौन था, वासुदेव था। बाकी हमको कुछ याद नहीं रखना है। बसंत देव ने एक उपाधि ली थी परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की, और बसंत देव ने भैया एक काम भी कराया। बसंत देव ने बढ़िया एक काम किया, इसने जोशीमठ में ही नरसिंह मंदिर, जो आज भी भैया आप देखते हैं नरसिंह मंदिर, ठीक है, यहाँ पर मेला भी लगता है, बहुत भयानक मेला लगता है, आपको पता ही है, जिसमें देवता अवतरित होता है और पूरा पशुआ खा जाता है। ठीक है, तो नरसिंह मंदिर का जो निर्माण किया था भैया आपका चमोली में, ये आपका बसंत देव ने ही किया था। ठीक है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। चलिए, इसके बाद देखिए बसंत देव भाई, बसंत देव ने आपका बागेश्वर में एक गांव था स्वर्णेश्वर गांव, इसको भी बोला जाता है कि दान में दिया था बसंत देव ने। ठीक है, पहला राजा था। और इसके बाद देखिए बसंत देव देखिए कोई स्वतंत्र शासक नहीं था, ऐसा बोला जाता है कि यशोवर्मन जो राजा हुआ था, यशोवर्मन ने इसकी नियुक्ति की थी। लेकिन यशोवर्मन को जैसे ही कश्मीर के शासक ललितादित्य मुक्तापीठ का अभियान चलता है ना, कश्मीर का जो राजा था उसमें, उसका उत्तराखंड अभियान का भी हमको पता चलता है, उसने यशोवर्मन को जैसे पराजित किया तो इसका लाभ उठाकर बसंत देव ने स्वयं को यहाँ पे स्वतंत्र घोषित कर दिया था, जब कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना हुई। ये पूरी कहानी थी। इससे पहले ये राजा मांडलिक राजा रहे होंगे। अभी हम चंद वंश और पंवार वंश में जब पढ़ेंगे तो मांडलिक टर्म आएगा बहुत जगह। मांडलिक का मतलब होता है एक ऐसा शासक जो पूरी तरह से आपका स्वतंत्र नहीं है और किसी शासक के नीचे ही उसकी सत्ता चल रही होती है, और वो जो सबसे बड़ा शासक है उस समय उस क्षेत्र का, उसको टैक्स देता था, यानी किसी अन्य राजा को टैक्स देकर अपनी सत्ता का बचाव करने वाला राजा ही कहलाता था मांडलिक राजा। ठीक है, इसके बाद देखिए बसंत देव के बाद भैया आपका उसका पुत्र गद्दी पर बैठा, लेकिन उसका कहीं अभी प्रमाण नहीं मिलता। इसके बाद सीधे प्रमाण मिलता है खरपर देव का। खरपर देव को देखिए कार्तिकेय राजवंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। कार्तिकेयपुर राजवंश का वास्तविक, अगर क्वेश्चन कभी बनेगा इसका वास्तविक संस्थापक कौन है, तो ये आपका खरपर देव था, ऐसा बोला जाता है।
ये कन्नौज नरेश यशोवर्मन जो था उसका समकालीन था। इसके बाद अगला नाम आता है भाई कल्याण राज। कल्याण राज जो था खरपर देव का पुत्र था और कल्याण राज को अधिराज के नाम से भी जाना जाता है, बहुत जगह पर अधिराज नाम इसको दिया गया है। ठीक है, इसके बाद अगला जो राजा आता है भाई त्रिभुवन राज। बाकी भी बहुत सी बातें हैं लेकिन इतनी ज्यादा बातें करके सेशन को लंबा करना कोई फायदा नहीं है। त्रिभुवन राज जो है भैया इसी का जो हमारा, देखिए मैं अभी आपको बोला था त्रिभुवन राज का जो हमको अभिलेख मिलता है बागेश्वर में ना, तो इसी त्रिभुवन राज के ही जो अभिलेख में है इसमें हमारा क्लियर होता है कि बसंत देव ही कत्यूरी शासन का संस्थापक था। ठीक है, तो त्रिभुवन राज ने बोला जाता है कि किसी किरात से भी संधि की थी। किरात आपको पता पाया, इससे पूर्व टॉपिक में मैंने पढ़ाया था उत्तराखंड की पूरा जातियां जनजातियां, उसमें किरात आया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसके बाद देखिए आपका पाल नरेश, उसमें धर्मपाल था एक, धर्मपाल ने आक्रमण किया बोला जाता है त्रिभुवन राज पे, और इसके बाद खरपर देव वंश समाप्त हो जाता है और एक नया वंश जन्म लेता है जिसको हम जानते हैं उत्तराखंड में निम्बर वंश के नाम से। ठीक है, निम्बर वंश आ जाता है भाई फिर आपका, और निम्बर वंश जो था आपका, निम्बर कत्यूरी वंश का शासक बनता है। इसका जो राजा का नाम भी था निम्बर ही था, इसी ने अपने नाम से निम्बर वंश शुरू किया। इसने भाई जागेश्वर में विमान मंदिरों का निर्माण करवाया था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जागेश्वर में जो विमान मंदिर थे उसका निर्माण किसने कराया था, तो ये हमारा निम्बर ने कराया था। ठीक है, निम्बर राजा ने। निम्बर जो था भैया आपका, इसको शत्रुहंता भी कहा जाता है, इसका अन्य नाम है शत्रुहंता। ठीक है, शत्रुओं का खात्मा करने वाला शत्रुहंता। और निम्बर जो था भैया ये बहुत प्रबल तरीके से मानता था शिव जी को, तो शैव धर्म का उपासक था ये निम्बर, ये भी आपको याद रखना है। और निम्बर को ही बागेश्वर शिलालेख में क्या बोला गया है आपका, निम्बर्त। बागेश्वर का जो शिलालेख मिला है उसमें इसको निम्बर्त नाम से उल्लेखित किया गया है। ठीक है, इसके अलावा देखिए इसको पांडुकेश्वर में भी नाम मिलता है जहां पे इसका नाम उल्लेखित किया गया है निम्बरम। निम्बरम इसका नाम मिलता है पांडुकेश्वर के ताम्रपत्रों में। ठीक है, शैव मत का ये आपका अनुयायी था, ध्यान रखेंगे। और इसने पालों से संधि भी की थी और साथ ही जागेश्वर में विमान मंदिरों का, जो जागेश्वर अल्मोड़ा में है वहां पे मंदिरों का निर्माण कराया। इसके बाद देखिए भैया अगला शासक आता है इष्टगण देव। इष्टगण देव ने भी भैया अपने जो बसंत देव जिन्होंने कत्यूरी शासन की शुरुआत की थी, कत्यूरी शासक थे जिन्होंने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की, इसने भी, इष्टगण देव ने भी। ठीक है, और इष्टगण देव पहला राजा था जिसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया, यानी कि पहली बार इसने उत्तराखंड के भूभाग को यूनाइट करने की कोशिश की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनता है कई बार एग्जाम में, तो आपको याद रखना है। इसके अलावा इसने जागेश्वर में लकुलीस मंदिर, नवदुर्गा मंदिर और महसी मर्दनी मंदिर आदि भी बनाए थे। जागेश्वर में आपको पता है उतने मंदिरों का समूह है वो, तो वहां पर अलग अलग मंदिर अलग अलग शासकों ने बनाए थे अपने टाइम पीरियड के हिसाब से। ठीक है, इससे भी ये पुष्टि होती है। चलिए अगला जो नाम आता है बहुत महत्वपूर्ण नाम है भैया, ललित सूरदेव। देखिए जो कत्यूरी शासक था ललित सूरदेव, इसके सर्वाधिक ताम्र अभिलेख प्राप्त होते हैं भाई। तो इष्टगण के बाद उनके बेटे बैठते हैं, ललित सूरदेव शासक बनते हैं। और ललित सूरदेव को बोला जाता है कि धरती के उद्धार के लिए एक 12 अवतार पैदा हुआ है। ठीक है, भगवान के समान इनको दर्जा दिया गया। तो जो हमारा बराह अवतार है, तो बराह अवतार इनको माना गया है। धरती के, जो धरती में कलंक लगा है या धरती में जो पाप पड़ा है उसके उद्धार के लिए भैया ललित सूरदेव पैदा हो गए हैं, ऐसा बोला जाता है। सर्वाधिक ताम्र लेख इन्हीं के मिले भैया। और इनके शासन काल में भैया हमको जो ताम्रपत्र मिलते हैं वो पांडुकेश्वर से मिलता है। पांडुकेश्वर जो ताम्रपत्र है एक मेनली, वो इन्हीं से रिलेटेड है, ललित सूरदेव से। ठीक है, पांडुकेश्वर। और पांडुकेश्वर ताम्रपत्र जो लिखा है इसमें राइटर का नाम भी लिखा गया है गंगाभद्र। तो गंगाभद्र नामक व्यक्ति ने ये ताम्रपत्र लिखा है। ताम्रपत्र आपके समझ में आता है होगा ना, तो ताम्रपत्र कहा जाता है भैया, पहले राजा लोग अपना जो भी हिस्ट्री या जो भी काम वो करते होंगे, आज की डेट में तो वेबसाइट्स हैं, डेटा है हमारे पास, उसमें आप कलेक्ट कर लेते हैं। तो राजाओं ने भी तो अपनी उपलब्धियां रखनी है ना भविष्य के लिए, इतिहास के लिए। तो ये लोग क्या करते थे, तांबे की एक प्लेट बनाते थे और तांबे की प्लेट में फिर जो भी इनकी उपलब्धियां होती थी उनको उकेरा जाता था, वो चीज लिखी जाती थी उस तांबे की प्लेट में। इन्हीं कॉपर प्लेट को ही हिंदी में ताम्रपत्र कहा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद देखिए ललित सूरदेव के बाद आता है भैया भूदेव। ध्यान रखेंगे, भूदेव। भूदेव जो था एक ब्राह्मण भक्त था ये, और इसने बौद्ध धर्म का घोर विरोध किया। अब देखिए जब भूदेव भूदेव यहाँ पे बैठा होगा, उत्तर वैदिक काल चल रहा है देखा जाए तो ना, टाइम पीरियड के हिसाब से हम देख रहे हैं कि भैया हमारा, वैसे तो डायनेस्टी वगैरह आ गई है भारत में भी हमारी, लेकिन जो उत्तर वैदिक काल से चले आ रहे थे धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, तो बौद्ध धर्म भी यहाँ काफी ज्यादा फैल रहा था उसमें। तो भूदेव ने भैया बौद्ध धर्म का घोर विरोध किया था और बागेश्वर के शिलालेख में इसको परम बुद्ध श्रमण रिपु कहा गया।
परम बुद्ध, देखिए ध्यान से समझिएगा, परम बुद्ध श्रमण रिपु, रिपु मतलब दुश्मन, यानी कि बौद्ध धर्म का दुश्मन कौन था भैया? भूदेव था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा देखिए भूदेव ने ही बैजनाथ मंदिर का निर्माण कराया, नींव या निर्माण बोल सकते हैं। जो आज बैजनाथ मंदिर आप देखते हैं गरुड़ बागेश्वर में, इस मंदिर का निर्माण कराया था भूदेव ने। और बागेश्वर का जो लेक है वो भी भूदेव का ही है। ठीक है, चलिए इसके बाद भूदेव के बाद अगले शासक आते हैं भाई हमारे सलोग्यादित्य वंश की स्थापना होती है यहाँ पे। भूदेव के पश्चात सलोग्यादित्य कतुरी राजवंश के शासक बनते हैं। और इनके बारे में ज्यादा कुछ खास है नहीं, बोला जाता है कि इनको कुछ भुजा वाला इनको राजा बोला जाता है कि इनकी भुजाओं में बहुत बल था, ऐसा बोला जाता है। और अपनी भुजाओं की शक्ति से शत्रु के व्यूह को नष्ट करने वाला इनको बताया गया बहुत से अभिलेखों में। यानी कि सलोग्यादित्य जो होगा वो आज का वर्तमान का मान लो खली था वो। ठीक है, कि बड़े बड़े मतलब हट्टा कट्टा होगा कि उसके सामने कोई टिकता नहीं होगा, तो इस टाइप का राजा था ये। इसके बाद हमारा जो आता है भैया इच्छत देव आता है। तो इच्छत देव राजा बनते हैं और इसको सलोग्यादित्य वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। सलोग्यादित्य वंश का वास्तविक संस्थापक पूछा जाएगा तो आपको इच्छट देव नाम याद रखना है। ठीक है, इच्छट देव के बाद भैया आपके आते हैं देसठ देव। देसठ देव को भैया शत्रुओं को नष्ट करने वाला बताया गया है। और देसठ देव का एक प्राचीन ताम्रपत्र मिलता है भाई, और ये कहाँ से मिलता है? ये आपका चंपावत से मिलता है। ठीक है, चंपावत से, बालेश्वर मंदिर जो चंपावत में है। इसके बाद अगले राजा आते हैं पद्म देव। पद्म देव जी थी, उन्होंने बद्रीनाथ के लिए भूमि दान दी थी भाई, ये महत्वपूर्ण है। बद्रीनाथ के लिए भूमि दान की थी इन्होंने। अब देखिए कतुरी शासन में ही तो हमारे शंकराचार्य भी तो आ गए होंगे ना। देखिए भूदेव यहाँ पे क्या कर रहा है? बौद्ध धर्म का विरोध कर रहा है। साउथ से शंकराचार्य भी निकल चुके हैं पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए और हिंदू धर्म के प्रचार के लिए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखिए हमारे शंकराचार्य से भी इन्फ्लुएंटेड रहे होंगे काफी ये लोग। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारा अगला जो शासक आता है पद्म देव के बाद वो है सुभिक्ष राजदेव। तो सुभिक्ष राजदेव के बारे में हम बात करें भैया, तो सुभिक्ष राजदेव को बोला जाता है कि कार्तिकेयपुर राजवंश का अंतिम राजा था। ठीक है, यहाँ का अंतिम राजा जोशीमठ में, यानी कि सुभिक्ष राजदेव जोशीमठ में रहने वाला अंतिम राजा था। हालांकि कत्यूरी ऐसे खत्म नहीं हुए थे। कत्यूरी अभी जब बहु अराजकता का समय आएगा 1050 ईस्वी के आसपास, यहाँ हमारा गढ़वाल में कत्यूरियों के साथ साथ एक और वंश जन्म ले चुका था, परमार वंश, जो बाद में बड़ा बनने वाला था। और ऐसे ही कुमाऊं में भी एक वंश जन्म ले चुका था, चंद वंश, काली कुमाऊं में। ये कत्यूरियों के समकालीन नहीं थे, लेकिन बाद में कत्यूरियों में क्या होता है कि विघटन होता है, तो ये लोग फायदा उठा लेते हैं। गढ़वाल क्षेत्र को पूरा परमार अपना कैप्चर कर लेंगे, कुमाऊं जोन में पूरे हमारे आप चंद शासक आ जाएंगे। वहां अस्कोट में पाल राजवंश की भी स्थापना हो जाएगी 1279 में, अभय पाल कर लेगा। ठीक है, बाकी छोटे मोटे कत्यूरी शासक और गंगोली आर्ट मणकोटी वंश वैसे वैसे राजा चलते रहेंगे। ये एक सिचुएशन थी उस समय की। तो सुभिक्ष राजदेव जो था जोशीमठ या ज्योतिर्मठ में राजधानी वाला अंतिम शासक था। इसने बाद में कार्तिकेयपुर से राजधानी कहाँ की? सुभिक्षपुर में स्थानांतरित की। सुभिक्षपुर, तभी तो नाम ही सुभिक्ष राज है ना इसका, अपने नाम से सुभिक्षपुर बना दिया हुआ इसने, जिसको वर्तमान तपोवन जो क्षेत्र है हमारा, वहां इसने राजधानी स्थापित की। बाद में इसी का एक वंशज आया नरसिंह देव। इसका एक वंशज और है नरसिंह देव, जो राजधानी को बोला जाता है कि बैजनाथ ले गया, जो आज वर्तमान में बैजनाथ गरुड़ है। बाद में बैजनाथ ही बहुत लंबे समय तक कत्यूरियों का गढ़ रहेगा। ठीक है, कत्यूरी वहीं पे रहे एक हिसाब से। और ऐसा भी बोला जाता है कि सुभिक्ष राजदेव ने जो राजधानी स्थानांतरित की, जैसे आप देख रहे होंगे कि जोशीमठ का हाल रहा था आपदा के कारण, वही आपदा वाली सिचुएशन उसमें हो गई होगी, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। आपदाओं के चलते भूस्खलन, लैंडस्लाइड हुआ होगा, हिमस्खलन वगैरह हुए होंगे, उसको देखते हुए उचित नहीं लगा इन लोगों को, और इन्होंने फिर अपनी कैपिटल को यहाँ से ट्रांसफर कर दिया। और फिर इसके बाद राजधानी चली गई भैया आपकी कहाँ पे? परमानेंट बैजनाथ में। ठीक है, बैजनाथ यानी कि वर्तमान का जो गरुड़ क्षेत्र है, और ये आपका गोमती के तट पर स्थित है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये भैया कार्तिकेयपुर राजवंश या कत्यूरी राजवंश की पूरी कहानी। और जो हमारा कार्तिकेयपुर वंश जब राजधानी बैजनाथ स्थानांतरित हुई, तब से इनके जो शासक थे आगे के, उनके बारे में कुछ ज्यादा प्रमाणिक मिलता नहीं है। और जनश्रुतियों के अनुसार बोला जाता है कि अन्य जो शासक थे, इनमें कुछ शासकों के नाम मैं आपको बता देता हूँ। अगले जो शासक आए, जनश्रुतियां हैं, लिखित कुछ नहीं मिलता। अगले जो शासक हुए, इनमें कुछ शासक आए जैसे कि प्रीतम देव, इसमें नाम आता है। इसके अलावा बोला जाता है कि धामदेव भी एक शासक था। धामदेव के बाद बोला जाता है कि ब्रह्मदेव भी एक शासक था। ठीक है, और उसके बाद एक और नाम आता है हमारा वीरमदेव। ठीक है, वीरमदेव। अब वीरमदेव जो था बहुत अत्याचारी शासक बोला जाता है।
बहुत सी जगहों पर जनश्रुतियों में बोला जाता है कि कत्यूरियों का जो अंतिम शासक रहा वीरम देव, ये बहुत ज्यादा अत्याचारी शासक था। अब हो सकता है दोस्तों उस समय देखिए गॉड नोज, बट उस समय सुपर नेचुरल पावर्स और जो एक बोल सकते हैं ना एक कत्यूरी शासकों ने नींव रखी थी धर्म राज्य की, उसके हिसाब से ऐसा हो भी सकता है कि वीरम देव ने बहुत ज्यादा अत्याचार किए हो, उसके बाद जो वंश था समूल नष्ट हुआ हो इसका। ठीक है, हालांकि फिर किसी न किसी ने बागडोर तो संभाली होगी राजा की वहां पे, बट ऐसा लगता है कि जनश्रुतियों के अनुसार कि वीरम देव जो था अंतिम शासक होगा कत्यूरियों का, और ये वास्तव में अत्याचारी होगा क्योंकि यहाँ से राजाओं का उल्लेख नहीं है। और वैसे भी देखिए अगर कत्यूरी शासन बैजनाथ में जन्म ले चुका था उसमें, और परमार वंश बड़ा बन गया था गढ़वाल में, या कुमाऊं का चंदू वंश बड़ा बन गया था, तो युद्ध से बचने के लिए ये लोग टैक्स भी देने के लिए तैयार रहते उसमें, क्योंकि धर्म राज्य था, ये हिंसा तो चाहते ही नहीं होंगे उसमें। और सेना इतनी बड़ी इनकी रही नहीं होगी, क्योंकि गढ़वाल के जो अन्य गढ़ थे उनकी सेना और कुमाऊं की जो सेना थी उसके सामने कत्यूरी सेना तो बिल्कुल ऊँट के मुंह में जीरा थी, है ना। तो ऐसा मेरे को भी लगता है कहीं ना कहीं जनश्रुतियों में जो बोला जाता है कुछ बातें सही हो सकती हैं। ठीक है, और इसी बीच देखिए मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ गढ़वाल में आपका परमार वंश या पंवार वंश जन्म ले चुका है, और कुमाऊं में भैया चंद वंश जन्म ले चुका है। अस्कोट की छोटी सी एक रियासत है नेपाल के बगल में, वहां पर अभयपाल बैठ गया है भैया, 1279 का वर्ष चल रहा है, उसने वहां पे पाल वंश स्थापित कर दिया है। तो ये सभी चीजें चल रही है उत्तराखंड में मध्यकाल में। अब बात करेंगे अगला जो सेशन आएगा उसमें फिर हम देखेंगे आसंती देव वंश भी आता है हमारा, इसके बाद वीरम देव के बाद आसंती देव जो वंश था, और आसंती देव वंश के बाद हम ये देखेंगे कत्यूरी काल की जो शासन व्यवस्था थी, कैसी कैसी इसमें शासन व्यवस्था थी, क्या स्थापत्य कला रही, क्या इसमें इनकम होती थी, क्या टैक्सेस थे, ये सभी बातें करेंगे। स्थापत्य कला को भी जानना जरूरी है क्योंकि कार्तिकेयपुर राजवंश के स्थापत्य कला को ही तो उत्तराखंड का स्वर्ण काल कहा जाता है, गोल्डन इरा ऑफ उत्तराखंड स्कल्पचर बोला जाता है इसको। तो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट तो हो गई ना, तो वो जानेंगे अगले अंक में। और ये वीडियो और लेक्चर आपको पसंद आ रहे हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक और शेयर का बटन दबाना है। बाकी आपको जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में, अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों। और जो टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी एप्लीकेशन पे ग्रुप सी 100 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट महाकुंभ, उसका लाभ उठाएं। नवरात्रि ऑफर चल रहा है, 50% ऑफ है। आर जिनका मेंस है उनके लिए टेस्ट सीरीज है भैया, 50% ऑफ उसमें भी चल रहा है, इनरोल कर लो। बहुत ज्यादा बेहतरीन लेवल की टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी आपके अपने चैनल देवभूमि करियर पॉइंट पे। मिलेंगे दोस्तों जल्दी ही अगले टॉपिक में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय देवभूमि।